नमस्कार। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज दिन के हमारे पहले बुलेटिन नया सवेरा में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज 4 मई को क्या खास है। बाल स्वरूप राही भारत के हिंदी कवि और गीतकार हैं। उनका जन्म 4 मई 1936 को ग्राम तिमारपुर नई दिल्ली में हुआ था। वे अपने गीत और गज़ल के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई गीत लिखे हैं। वे वर्तमान में नई दिल्ली के मॉडल टाउन में रहते हैं। वो अभी 87 साल के हैं। उनके करीब 1 दर्जन कविता और गीत संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। टीवी और आकाशवाणी के अनेक वृत्त चित्रों, धारावाहिकों की पटकथा, आलेख, गीत का लेखन भी इन्होंने किया। इन्हें हिंदी अकादमी द्वारा साहित्यकार सम्मान सहित दर्जनों सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। आज के दिन की शुरुआत राही जी की ही एक कविता से करते हैं। जाने किस मोड़ पे मिट जाए निशा मंजिल के, राह के ठोर ठिकानों से बनाए रखना। हादसे हौसले तोड़ेंगे सही, फिर भी चंद जीने के बहानों से बनाए रखना। तो आइए देखते हैं आज क्या है सुबह की सुर्खियां। मंदसौर में आयोजित कृषि उद्योग समागम में मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। करीब 290 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगात। कृषि प्रदर्शनी का किया अवलोकन। वेब समिट के तीसरे दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, समिट के माध्यम से मिल रहे हैं बेहतरीन सुझाव। समझौता ज्ञापन का हुआ आदान प्रदान। टीकमगढ़ में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित। दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार पात्र लाभार्थियों का किया गया सहायता उपकरण प्रदान करने के लिए पंजीयन। भोपाल में दग्धबंध ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा NIRRR में 14 दिवसीय दक्षता निर्माण कार्यक्रम आयोजित। शिक्षा में भारतीय दृष्टिकोण के समावेश और भारत केंद्रित शिक्षा को लेकर विशेषज्ञों की प्रशिक्षण। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला मौसम का मिजाज। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, श्योपुर, शिवपुरी समेत कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। गर्मी से मिली राहत पर किसानों की बड़ी चिंता। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मंदसौर में शनिवार को कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। 1 दिवसीय समागम में किसानों, कृषि उद्यमियों, निर्यातकों और विशेषज्ञों को नवाचार और तकनीकी प्रगति से जुड़ी जानकारी के और अवसर मिले। समागम में देश भर के कृषि और उद्यानिकी विशेषज्ञों ने स्मार्ट खेती, प्रसंस्करण, जैविक कृषि और मूल्यवर्धन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया। मौके पर अत्याधुनिक कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें ड्रोन, AI आधारित यंत्र, पावर स्प्रेयर, माइक्रो सिंचाई, जैविक नैनो फर्टिलाइजर, पॉली हाउस और बायोफ्लॉक्स मॉडल आकर्षण का केंद्र है। किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीकों का लाइव डेमो भी देखने को मिला। FPO, कृषि उद्योगों और निर्यातकों के लिए आयोजित विशेषज्ञ सत्र में वैश्विक बाजार तक पहुंच और आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों पर चर्चा हुई। इस दौरान कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, कृषि अभियांत्रिकी एवं MSME सहित 8 विभागों के 80 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से किसानों को योजनाओं और तकनीकी जानकारी से अवगत कराया गया। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को हितलाभ भी वितरित किए। के माध्यम से धीरे धीरे करके एक एक किसान को अपने खेत में सोलर पंप देंगे। आप अपने कृषि पंप चलाओ, घर में जलाओ, वहां खेत के ऊपर कोई कमरा हो वो आप करो। आपकी बिजली आपको बनाना है, बिजली में आत्मनिर्भर बनाना है। उतना ही नहीं, आने वाले समय में आपकी दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाते हुए, गोपालन को बढ़ाते हुए हमने योजना बनाई है कि ये जो गाय माता है, जगह जगह अपने आवारा खेत अच्छे हो गए, अब सिंचाई बहुत हो रही, तो जो आवारा, लावारिस, अपाहिज गाय माता है, इनको शहर के अंदर बड़ी गौशालाओं के अंदर या पंचायत भी गौशाला बनाएगी तो हम 20 रुपया के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देने वाले। 40 रुपया प्रति गौमाता। अरे गाय से हमारी संस्कृति है। गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। हमारी खेती भी अच्छा होना चाहिए, वो गौमाता को भी पालना चाहिए, लेकिन केवल गौशाला में नहीं। अब जिनको अपने घर में गाय भैंस अगर पालना है तो 25 गाय भैंस अगर आप रखोगे तो
तो 25 गाय भैंस के आधार पर अच्छा दूध उत्पादन कराने के लिए 25% की सब्सिडी हम आपको भी देने वाले हैं। घर घर गाय पाले लो। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 के तीसरे दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पीएम ने इस कदम की सभी लोगों ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से हमें कई बेहतरीन सुझाव मिले हैं। इस कार्यक्रम में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी हुआ है। भारत में फिल्म एजुकेशन, फिल्म एंटरटेनमेंट, मीडिया इस दुनिया में एकदम नया कदम है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। इंडिया कैन टेक द ग्लोबल लीडरशिप इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। दैट इज द काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव। I look forward to more and more inputs from the industry participants. We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. वेब समिट 2025 का आज तीसरा दिन है। समिट के तीसरे दिन प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी यूएस काउंसलर जनरल माइक हैंकी के साथ पैनल डिस्कशन में शामिल हुए। ब्रिजिंग द गैप, कमिश्निंग कंटेंट और गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एवीजीसी क्रिएटर्स के नाम से आयोजित इस सत्र में प्रसार भारती सीईओ गौरव द्विवेदी ने अपने विचार भी साझा किए। Many countries around the world do provide for production subsidies, and you can get a subsidy from Switzerland or Canada or wherever, and you can go there and shoot and make a film there and get subsidized for it. But the same thing is not available for the AVGC sector. So which means that while your gestation periods are longer, your funding is more difficult, but you do not get the benefit of the subsidies which countries around the world are offering, and therefore you are not able to really fight on an equal footing. So this is the kind of gap that possibly needs to be addressed, so that even if you don't rely on grants, if your cost of production can be brought down, then you would be able to leverage the latest technologies and create high quality content faster and better. आपको बता दें कि वेब्स 2025 का आज चौथा दिन है और कई विशेषज्ञों ने अपने अनुभव को यहाँ साझा किया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। टीकमगढ़ शहर के जेल रोड पर जिला दिव्यांग और पुनर्वास केंद्र में दिव्यांग और वरिष्ठ जनों के लिए शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में केंद्र सरकार की एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत दिव्यांगों और वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। साथ ही वरिष्ठ एवं दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार लोगों को कैलिपर, वरिष्ठजनों को कान की मशीन, कृत्रिम हाथ, पैर, ट्राइसिकल, मोटराइज्ड साइकिल परीक्षण के बाद प्रदान की जाएगी। एलिमको जबलपुर द्वारा टीकमगढ़ जिले की सतारा, पलेरा और टीकमगढ़ विकासखंड शिविरों के माध्यम से लगभग 350 लोगों का परीक्षण कर रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिन्हें बाद में एडिप व राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। मैं अपने भतीजे को लेके आया, वो बिल्कुल जन्म से अपाहिज है, तो उन्हें 3 पहिया की गाड़ी अलाउड की है देने के लिए। 80% बैटरी से चलने वाली है। इस परीक्षण शिविर में दिव्यांगजन और वृद्धजन दोनों के लिए परीक्षण शिविर लगी है। इसमें सभी तरह के उपकरण हैं, जैसे कान की मशीन के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं, जिनकी हाथ पैर कटी है, आर्टिफिशियल कृत्रिम उपकरण के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं, बैटरी वाली साइकिल, हाथ वाली साइकिल, व्हील चेयर, ये सभी सहायक उपकरणों के लिए परीक्षण की जा रही है। सहायक उपकरण वितरण हेतु एडिप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांग लोगों और वृद्ध लोगों के लिए जो उपकरण प्रदान किए जाते हैं उसका चिन्हांकन किया जा रहा है। अभी तक पिछले 2 दिवसों में जनपद पंचायत पलेरा और जनपद पंचायत दतारा में और आज टीकमगढ़ मिला करके कुल लगभग 300 से 350 लोगों का चिन्हांकन किया जा चुका है और अभी चिन्हांकन जारी है। आगे आने वाले दिवसों में भी अलग अलग निकायों में चिन्हांकन के कार्य किए जाएंगे। भोपाल स्थित श्यामला हिल्स में
NITRR सभागृह में युवा सामाजिक विज्ञान संकाय के लिए आयोजित क्षमतावर्धन कार्यक्रम का सत्र संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोगी से दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा 22 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित किया गया। समारोह में प्रतिभागी प्राध्यापकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और उन्हें भारत केंद्रित शिक्षा और भारतीय दृष्टिकोण पर अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर NITRR के निदेशक डॉक्टर चंद्रचारू त्रिपाठी, दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुकेश मिश्रा, सचिव डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा, प्रोफेसर अल्पना त्रिवेदी सहित देश भर के शिक्षाविद उपस्थित रहे। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान भोपाल द्वारा 2 वीक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जो कि सोशल साइंस के यंग फैकल्टीज मेंबर के लिए था। ये 22 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक संचालित हुआ और इसमें 33 प्राध्यापक प्रतिभागी थे, जिन्होंने शोध में भारतीय दृष्टि और शोध में आने वाले उपयोगी उपकरणों के बारे में जानकारी ली। विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कैसा शोध हो और उसका कैसे विस्तार हो, इस पर अनेक विद्वानों ने उनसे अपने विचार साझा किए और उन्होंने अपनी दक्षता की वृद्धि में एक अच्छा अवदान दिया और अब इस कार्यक्रम को सफल बनाया। खंडवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 600 बंदियों की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की गई। जिला अस्पताल से आए 15 डॉक्टरों ने विभिन्न बीमारियों की जांच कर दवाएं वितरित की। जेल सुप्रिंटेंडेंट आदित्य चतुर्वेदी ने बताया कि गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल भेजा गया। साथ ही बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने को लेकर भी चर्चा की गई। प्राधिकरण के सचिव पीयूष भावे ने उन्हें कानूनी सहायता से जुड़ी जानकारी दी। ये जो स्वास्थ्य शिविर आज लगा है, समय समय पर हाईकोर्ट के निर्देश में ये लगाया जाता रहा है और इसमें आज यहाँ पर अलग अलग विभागों से 15 डॉक्टर्स अवेलेबल हुए हैं, जो अलग अलग बीमारियों की पहचान करके उनका इलाज करेंगे। जिला चिकित्सालय से इन बंदियों को मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिन बंदियों को जिस मेडिसिन की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा ऐसे कैदी जिन्हें बाहर जाकर के जिला चिकित्सालय में इलाज की या हायर सेंटर्स में इलाज की आवश्यकता है, उनको भी रेफर करा जाएगा। और इसी तरीके से ये जो प्रोसेस करते आ रहे हैं हम लोग, इसमें काफ़ी सारे बंदियों को कुछ समय से लाभ मिल रहा है। विधिक सहायता के बारे में कैदियों को पूरी संपूर्ण जानकारियां 1 घंटे से हम दे रहे हैं कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनको लीगल एड कब प्रोवाइड की जा सकती है और वकील साहब उपलब्ध रहते हैं, वो उनकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं केसेस में, ये उनको बताया गया है। आज बात करते हैं रायसेन की, जहां पर नगर पालिका क्षेत्र के 18 वार्डों में शासन के निर्देश अनुसार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से EKYC शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 18 संजय नगर में विशेष शिविर लगाया गया, जिसमें हितग्राहियों की EKYC की गई। नगर पालिका CMO सुरेखा जाटव ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की अधिकांश योजनाएं आधार और समग्र ID से लिंक है, इसलिए EKYC अनिवार्य है। जिले में 2.5 लाख और रायसेन नगर में करीब 50,000 EKYC लंबित है, जिन्हें शिविरों के माध्यम से शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। KYC कराने से काफ़ी फायदा है। क्या नाम है, सरकार की योजना है, उससे हमें कुछ लाभ मिलेगा। इस वजह से मतलब KYC के लिए काफ़ी लोग जहाँ पर जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग KYC के लिए आए हुए हैं। शासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि डोर टू डोर सर्वे करके EKYC हो रही है, इसके जरिए हम पूरे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुमारी ज्ञानी ठाकुर, वार्ड नंबर 18 संजय नगर स्कूल, यहाँ पर EKYC का काम हो रहा है। भारी संख्या में यहाँ लोग जागरूक होकर EKYC करवा रहे हैं। EKYC नगर पालिका CMO द्वारा निर्देशित किया हम कर्मचारियों को कि आंगनबाड़ी केंद्र जाकर कैंप लगाएं और EKYC सभी हितग्राहियों की करें, ताकि उन्हें नगर पालिका कार्यालय ना उपस्थित होना पड़े। इसमें हमारे पूरे जिले में नगरीय निकाय में लगभग 2.5 लाख की KYC पेंडिंग है। टोटल 50% हमारा काम हो चुका है। 50% और के लिए सभी निकाय हमारे प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत हमारी जो नगर पालिका रायसेन है, उसमें भी हमारे जो KYC पेंडिंग है 50,000, उसके लिए हमने कैंप भी आयोजन करना शुरू कर दिए हैं और प्रतिदिन हम 400 से 500 KYC कर रहे हैं।
जिसमें हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं भी सहयोग कर रही हैं। और हमने आज वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 14 में भी कैंप लगाया हुआ है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बुरहानपुर की कक्षा 9वीं की छात्रा कोमल यादव ने इंदौर में आयोजित शाला स्तरीय स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर नेशनल टीम में जगह बनाई है। कोमल अब 15 दिन की विशेष प्रशिक्षण के लिए इंदौर जाएंगी, जिसके बाद 27 जून को कानपुर के वी स्पोर्ट ग्राउंड में मध्य प्रदेश टीम की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। खेल शिक्षक मानस वर्मा ने बताया कि कोमल शुरू से ही प्रतिभावान खिलाड़ी रही हैं और ये चयन विद्यालय की खेल प्रतिभा और टीम भावना का प्रतीक है। कोमल ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन को दिया और कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर जिले का नाम रोशन करना चाहती हैं। इस उपलब्धि पर प्राचार्य शशिकांत तिवारी, माता पिता संतोष व अनीता यादव, स्कूल स्टाफ और स्थानीय जनों ने कोमल को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हम लोग ने पहले खेलना चालू किया था, तो गेम्स टीचर ना होने की वजह से पहले तो हम लोग अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे, प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मानस सर आए तो हम लोग की उम्मीद जागी और हम लोग ने खेलना चालू किया। जैसे हम लोग के सीनियर्स हैं उन लोग ने मेरा बहुत साथ दिया, जैसे हमारे टीम मेंबर्स हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रिंसिपल है और जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उन्होंने बहुत साथ दिया कि मैं अपना गेम्स और जो पढ़ाई है उसको साथ में लेके चल सकूं। कक्षा 8 की छात्रा कोमल यादव अंडर 17 में केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर से उसका बास्केटबॉल में नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। कोमल यादव को विद्यालय में ट्रेनिंग दी गई और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल के पीरियड में उन्होंने प्रैक्टिस किया और पूरी एक टीम बनाई। क्लास 8 की गर्ल्स की एक टीम अंडर 17 की विद्यालय में प्रैक्टिस कराई गई। हमारे यहाँ ये बच्ची कोमल यादव जिसका चयन हुआ है स्तरीय, जो भी स्तरीय केंद्रीय विद्यालय खेलने गई थी, जिसका चयन अभी नेशनल्स के लिए हुआ है। और ये हमारे काफ़ी गौरव की बात है कि हमारे स्कूल से इस बच्चे ने आगे जाकर अच्छा प्रदर्शन करके इसका चयन हुआ है। मैं कोमल के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि बच्ची बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी इसने बहुत अच्छा योगदान दिया अपना। मैं सभी से आग्रह भी करूँगा कि कोमल के लिए दुआ करे कि वो आगे और खेले और नेशनल में अपने विद्यालय का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करे और आगे इस प्रकार ले जाए। लास्ट में मैं कोमल को और कोमल के सहपाठी को कहना चाहूँगा कि अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। चलिए बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में मौसम के तेवर अचानक बदल गए। शनिवार को प्रदेश के 36 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें से कई स्थानों पर बारिश हुई। और आपको बता दें कि श्योपुर और जबलपुर जिले समेत कई स्थानों पर ओले भी गिरे। बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इन भागों में गर्मी का असर कुछ हद तक कम हुआ है। वहीं मौसम के बदलाव ने आम जीवन को भी प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने 6 मई तक प्रदेश के विभिन्न भागों में कमोवेश ऐसा ही मौसम रहने के आसार जताए हैं। आगामी दिनों में ग्वालियर, चंबल संभाग और अन्य जिलों में तेज आंधी के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है। बारिश और ओलावृष्टि से हालांकि आम जन को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इस असमय बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम के इस बदलाव से गेहूं की बिनाई और फसलों की सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। चलिए बात करते खरगोन जिले की, जहां पर प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने शुक्रवार को खरगोन पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मंत्री विश्वास सारंग ने समीक्षा बैठक में सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने और आगामी 100 दिनों में शौचालय निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत शेष ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मिल्क रूट बनाने, अवैध खनन के मामलों में जीरो टॉलरेंस और सहकारिता उद्योग, कृषि व उद्यानिकी विभाग को समन्वय कर जिले में रोजगार सृजन के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के प्रशासन को निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने कपास मंडी प्रांगण में कार्यक्रम में 88.91 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती भाई पगल विभागों की योजनाओं की समीक्षा ली है और ये सुनिश्चित किया है कि टाइमलाइन के अंदर सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का अधिकारी सुनिश्चित समय सीमा में परिपालन करें। खासकर कुछ आज हमने बैठक में संकल्प लिए हैं। जल जीवन मिशन जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसके पूरे संचालन के लिए हम उसको डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट की व्यवस्था हमने यहाँ पर आज सुनिश्चित की है और ये निर्देश दिए हैं कि वो जल जीवन मिशन की योजनाओं के एक बार पुनः भौतिक सत्यापन के साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिले। खरगोन जिले के सभी स्कूलों में टीचर्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके निर्देश दिए हैं। उसका युक्तियुक्तकरण करने का एक अभियान चलाया जाएगा और उसके साथ ही खरगोन जिले का अगले 100 दिन में कोई स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जिसमें बच्चियों का टॉयलेट ना हो। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर स्कूल में बच्चियों के लिए खासकर टॉयलेट की सुविधा रहे। एनवीडीए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका एक बार पुनर्मूल्यांकन कर यदि बीच में कोई गांव छूटे हैं तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसी योजना के अंतर्गत उन गांवों को भी उसमें जोड़ा जाए। तो चलिए वक्त हो चला है अखबार की सुर्खियों का, तो आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख अखबारों की क्या है सुर्खियां। तो चलिए आज क्या कुछ समाचार पत्रों ने अपने अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जो जवाबी कार्रवाई की आशंका के चलते पाकिस्तान खौफजदा है और इसी के चलते एक अखबार ने प्रमुखता से खबर छापी है कि दहशत में रोज जेट उड़ान भर रहे हैं, पाक सेना मूव कराई गई है और भारत के खौफ से 5000 करोड़ फूंक चुका है पाकिस्तान। यानी कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका के चलते पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ी हुई है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के 10 दिन बाद यानी 2 मई तक पाकिस्तान सेना ने दहशत में ही लगभग 5000 ऐसी जानकारी मिली है कि इस खर्च से हाल में तुर्की और चीन से खरीदे गए सैन्य साजो सामान शामिल नहीं है। सामान्य दिनों में पाक का रोज का सैन्य खर्च लगभग 45 करोड़ रहता है। आपको बता दें कि हर 6 मिनट में एक मिलिट्री ट्रेन चला सकती है भारतीय रेलवे। यानी कि आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रुख के बीच रेलवे मिलिट्री ट्रेन के परिचालन के लिए तैयार है। रेलवे हर 6 मिनट के अंतराल में सैन्य साजो सामान से लदी ट्रेन चलाने में सक्षम है। वहीं आपको बता दें कि आयात बंद करने की बात भी कल कही गई थी। भारत ने पाक के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल रोक लगा दी है। पाकिस्तान गुड्स किसी तीसरे देश से भी नहीं आ पाएंगे। पाक से इस वर्ष 3.5 करोड़ रुपए का आयात हुआ था और जहाज़ों की भी नो एंट्री हो गई है। चलिए जो अगली सुर्खी है वो लव जिहाद से जुड़ी हुई है कि लव जिहाद का मामला एक काफ़ी चर्चा में है, जिसके बाद आसपास के कस्बों तक इन लोगों का नेटवर्क फैला है और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची है, जिसमें आरोपी नफीस बोला कि छात्राओं को गलत मंशा से रूम पर बुलाया गया था और आरोपी फरहान पर एसआई की जान लेने के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो गोली लगी है, पिस्टल छुड़ाने के चलते गोली लगी है। और लव जिहाद के मामले में पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी नबील ने कई चौंकाने वाले बातें भी कही है। उसने कबूला कि छात्राओं को गलत मंशा से रूम पर बुलाया जाता था। मुख्य आरोपी फरहान और उसके साथियों ने शहर के आसपास कस्बों में भी अड्डे बना रखे थे। ऐसे ही एक अड्डे का पता बिल्किसगंज के पास पता चला है। खुद फरहान ने पूछताछ में बताया कि बिल्किसगंज में एक कमरा किराए पर लिया था, यहाँ पर अबरार के साथ वो रहता था। इसी अड्डे पर अबरार के फरारी काटने की बात सामने आई है। चलिए तो अब अगली जो सुर्खी है वो
सरोकार से जुड़ी है, जिसमें आपको बता दें कि जो हेडलाइन है वो है बने पंछियों का सहारा, सकोरे बांटकर कर रहे बेजुबानों के लिए दाना पानी का इंतजाम। और ये आइए बने पंछियों का सहारा नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है शहर में, जिसमें जो पक्षी हैं उन्हें गर्मी के मौसम में प्यासा न रहना पड़े, उनके दाना पानी की व्यवस्था हो सके, इसके लिए ये कोलार के स्वर्ण जयंती पार्क में योग धर्म साधना केंद्र में ये चलाया जा रहा है। और इसके अलावा भोपाल के कई जगह है जहाँ पर कई सामाजिक संगठन है जो पक्षियों को पानी और दाना पानी के लिए सकोरे बांटने का काम कर रहे हैं। चलिए, जैसे कि भी हाल ही में बात की मौसम की, तो मौसम से जुड़ी एक और खबर अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित की है, जिसमें आंधी बौछार ने उतारी गर्मी। भोपाल में 2 घंटे में 9 डिग्री पारा जो है लुढ़क गया है। आपको बता दें कि प्रदेश की कई जगह ओले बारिश हुई है। अगले 3-4 दिन तक तेज हवा चलने, बारिश होने और तापमान में गिरावट के आसार बने रहने की संभावना समाचार पत्रों ने जताई है और मौसम विभाग ने भी जताई है। और आपको बता दें कि शहडोल की बात करें तो वहाँ बिजली गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई और कई जगह गेहूं भी भीग गया। पांडुरना, बैतूल, मुल्ताई में भूकंप के हल्के झटके भी महसूस किए गए हैं, ऐसी जानकारी समाचार पत्र द्वारा बताई गई है। और जिसमें बताया गया है कि रात 9:40 पर रिक्टर स्केल पर 2.5 तीव्रता का भूकंप मापा गया। हालांकि जनहानि की कोई खबर इसमें नहीं है। चलिए बात करते हैं क्रिकेट की, जहां पर आईपीएल मैच इन दिनों चल रहा है और सीएसके मात्र 2 रनों से कल हार गया है। आरसीबी ने चेन्नई पर क्लीन स्वीप किया है। बेंगलोर ने चेन्नई को 2 रन से हराया। शेफर्ड ने मात्र 14 गेंदों में 53 रन बनाए। और आईपीएल 18 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 16 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। उसने घरेलू मैदान चेन्नस्वामी पर चेन्नई सुपर किंग्स को रोमांचक मैच में 2 रनों से हरा दिया। बेंगलोर ने किसी आईपीएल सीजन में पहली बार चेन्नई को दोनों लीग मैच में हराया है। इस सीजन में बेंगलोर ने चेन्नई को 28 मार्च को भी हराया था। और इस वक्त बेंगलोर जो है वो टॉप पर है, यानी 8 जीत के साथ 16 अंकों के साथ 15 अंकों के साथ टॉप पर है। इसके बाद मुंबई 14 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर, गुजरात तीसरे नंबर पर और पंजाब चौथे नंबर पर है। और आज डबल हेडर मैच है। धर्मशाला में सीजन का पहला मैच होगा, जहां पर आईपीएल 18 में रविवार को डबल हेडर रहेगा। दिन का पहला मैच दोपहर 3:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल के बीच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। और वहीं 7:30 बजे पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच धर्मशाला में ये मैच होगा। इस सीजन में धर्मशाला का ये पहला मैच है। ये पंजाब के कुआलालंपुर के अलावा अन्य घरेलू मैदान है। रविवार को मैच पंजाब के केकेआर और लखनऊ के लिए प्लेऑफ के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, जबकि राजस्थान टीम बाहर हो चुकी है। तो आइए बुलेटिन के आखिर में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। मंदसौर में आयोजित कृषि उद्योग समागम में मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। करीब 290 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगातें। कृषि प्रदर्शनी का किया अवलोकन। वेब समिट के चौथे दिन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित। कहा, समिट के माध्यम से मिल रहे हैं बेहतरीन सुझाव। टीकमगढ़ में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित। दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार पात्र लाभार्थियों का किया गया सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए पंजीयन। भोपाल में दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा NIRRR में 14 दिवसीय दक्षता निर्माण कार्यक्रम आयोजित। शिक्षा में भारतीय दृष्टिकोण का समावेश और भारत केंद्रित शिक्षा को लेकर विशेषज्ञों ने दिया प्रशिक्षण। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला मौसम का मिजाज। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, श्योपुर, शिवपुरी समेत कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, गर्मी से मिली राहत। तो सुबह के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दिन भर हम आपसे विभिन्न खबरों के माध्यम से आगामी बुलेटिन में जुड़ते रहेंगे। हमारा अगला बुलेटिन देखिए सुबह ठीक 9 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।